friends, welcome to the third video of preamble of the constitution. फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जैसे इंग्रेडिएंट्स इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इंग्रेडिएंट्स है और वर्ड्स, सिग्निफिकेंट वर्ड्स क्या क्या यूज़ किए हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि हमें पता है कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। तो ये थर्ड एंड लास्ट वीडियो है। फ्रेंड्स, मैं चाहता तो एक वीडियो में भी इसको कंप्लीट कर सकता था, लेकिन ये करीब 1 घंटे का वीडियो हो गया था। तो मेरा फंडा ये है, मैं सोचता हूँ कि एक साथ आपको बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना मिले ताकि आप बोर ना हो। वैसे तो लर्निंग इज़ फन है, आप 2-2 घंटे का वीडियो भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन ये हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया और ये लास्ट पार्ट है। अपने पहला और दूसरा वीडियो अगर नहीं देखा हो तो सबसे पहले वो देखें और सीरीज़ में देखें। और मैं तो कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्लेलिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा वीडियो का हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वो प्लेलिस्ट पूरा देखें, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें। ओके, तो अब ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं इक्वालिटी पे। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब आप लिटरल मीनिंग तो समझ लो कि इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी, सभी बराबर हैं। तो जब इक्वालिटी का मतलब बराबरी है तो इसका साफ मतलब है स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये नहीं रहेगा। एडेक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, क्या रहेगा? हर इंसान के लिए मतलब समान अपॉर्चुनिटी रहेगा, एडेक्वेट पर्याप्त अपॉर्चुनिटी रहेगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। हाँ, इक्वलिटी में भी जिस तरह से हमने जस्टिस में बात की, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, उसी तरह से हम इक्वलिटी में भी बात करते हैं। सिविक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। समझ गए? अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम बात करते हैं। सिविक इक्वलिटी क्या होता है? कुछ प्रोविजंस हैं जो कि हमारे सिविक इक्वलिटी को सिक्योर करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि सिविक इक्वलिटी को सिक्योर करते हैं। तो एक हो गया इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14, हर इंसान कानून के नज़र में समान है। ठीक है, आर्टिकल 14 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 हो गया, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 हो गया, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या हुआ? पॉलिटिकल इक्वलिटी हुआ, कुछ प्रोविजंस हैं जो कि पॉलिटिकल इक्वलिटी को, हमारे पॉलिटिकल इक्वलिटी को क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं। अब ये पॉलिटिकल इक्वलिटी होता क्या है, सिविक इक्वलिटी होता क्या है, इकोनॉमिक इक्वलिटी होता क्या है, इनके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। ये तो हमें पता है, हम जानते हैं। जैसे कि आपने डेमोक्रेसी पढ़ा था, सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो ठीक उसी तरह से इक्वलिटी में भी यही चीज़ है, ये सबको पता है। तो ये नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, आर्टिकल 325। इसमें कह रहा है इलेक्टोरल रोल क्या होता है कि आपको वोट देने का अधिकार जो है, उस अधिकार को किसी से भी छीना नहीं जा सकता है इस ग्राउंड पे कि उसका रिलीजन अलग है, उसका रेस अलग है, कास्ट अलग है, सेक्स अलग है, सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है। इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, आर्टिकल 326। मतलब लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो भी इलेक्शन होगा एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगा, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा और कुछ खास एज है जिसमें जो कि आपको उसमें मेंबर बनने के लिए चाहिए, वो होगा। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इकोनॉमिक इक्वलिटी को क्या इंश्योर करता है? इकोनॉमिक इक्वलिटी को इंश्योर करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये स्टेट्स को कुछ डायरेक्शन देता है कि आपको लोगों के हित में ये काम करने हैं।
तो इकोनॉमिक इक्वलिटी में एक चीज़ तो ये मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पूरा पढ़ाई करना है अभी, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही ये सिक्योर करता है कि मेन एंड वुमेन इक्वल राइट्स टू एन एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये मेन एंड वुमेन के लिए हो गया, लेकिन और भी बहुत सारा चीज़ है, ये जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स फ्रैटर्निटी पे। फ्रैटर्निटी का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले फ्रैटर्निटी वर्ड कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, याद रखना। फ्रैटर्निटी का मीनिंग होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। अब सेंस ऑफ ब्रदरहुड मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो ये एक सेंस होना चाहिए कि हम पूरे इंडिया के लोग एक हैं, समान हैं। तो इसको अचीव करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रावधान बनाए हैं। सबसे पहला प्रावधान तो ये कर दिया सिंगल सिटीजनशिप। हमारे पास एक सिटीजनशिप है। हम कहाँ के सिटीजन हैं? इंडिया के। हम बिहार के नहीं हैं, यूपी के नहीं हैं, एमपी के नहीं हैं, तमिलनाडु के नहीं हैं, कहीं के सिटीजन नहीं हैं। हम सिटीजन कहाँ के हैं? इंडिया के सिटीजन हैं। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A हमको एक ये बताता है कि आपको इंश्योर करना है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप फ्रैटर्निटी को प्रमोट करो देश में। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमॉन्स्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज। कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारी ड्यूटी है। हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है कि हम ब्रदरहुड को प्रमोट करें, किसी भी तरह के डिफरेंसेस के बावजूद हम एक हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रैटर्निटी के थ्रू हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं? फ्रैटर्निटी के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। एक एक इंसान अगर भाईचारा रहेगा तो उसकी डिग्निटी बनी रहेगी, उसको लगेगा कि हाँ आई एम द इम्पोर्टेंट पर्सन इन आवर कंट्री, तो वो डिग्निटी अचीव करेंगे। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जब एक एक इंसान के अंदर अपने डिग्निटी का भावना होगा तो हम यूनाइटेड भी रहेंगे, इंटीग्रेटेड भी रहेंगे। के एम मुंशी ने क्या कहा था? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल सिग्निफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंश्योर्स मटेरियल बेटरमेंट एंड मेंटेन अ डेमोक्रेटिक सेटअप बट दैट इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दैट द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज इंश्योर्ड बाय फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को इंश्योर करने के लिए हमने क्या किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल राइट्स लाए हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। कुछ तो आपके राइट्स हैं जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता है, आपकी डिग्निटी बनाए रखता है, और कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं स्टेट को जो कि एक पॉलिसी बनाते समय ध्यान रखे कि पर्सन के डिग्निटी के, इंडिविजुअल के डिग्निटी के खिलाफ ना हो। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज भी प्रोटेक्ट करता है हमारी डिग्निटी को, जो कि हमने ऊपर पढ़ा भी है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नॉट ओनली मीन्स टेरिटोरियल डायमेंशन बट साइकोलॉजिकल डायमेंशंस टू। जैसे हमारा देश है, हमारे देश का टेरिटोरियल डायमेंशन बहुत बड़ा है, अगर वो यूनिटी भी हो जाए, उसमें इंटीग्रिटी भी हो जाए, लेकिन लोगों का साइकोलॉजी ना मिले तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है, देश टूट जाएगा। तो इसलिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी सिर्फ टेरिटोरियल डायमेंशन से मतलब नहीं रखता है, ये लोगों के साइकोलॉजिकल डायमेंशन से भी मतलब रखता है। जैसे आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट खुद ही कहता है कि हमारा देश इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर है, हमारा देश टूट नहीं सकता, कोई भी स्टेट हमारे देश से अलग नहीं हो सकता, कोई भी मतलब हमारा देश एक तरह से यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। अब प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है? तो प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस के लिए हमने ये इसमें से जो हमारे एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, उन लोगों ने हमारे प्रीएम्बल के बारे में क्या कहा है, ये कुछ उनके कोट्स हैं। ठीक है, इसको आप
पॉज करके खुद पढ़ सकते हो, और नहीं तो मैं भी पढ़ के बता रहा हूँ। द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने ये कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल वो एक्सप्रेस करता है, वो चीज़ बताता है जो कि हमने बहुत पहले सोचा था या सपना देखा था। के एम मुंशी ने कहा हॉरोस्कोप है, हमारे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का हॉरोस्कोप है हमारा प्रियम्बल। सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है ये। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रेसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ए की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द प्रॉपर यार्डस्टिक विद विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाह। एम हिदायतुल्ला जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने कहा था प्रियम्बल रिसेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इज more than a declaration. It is the soul of our constitution which lays down the pattern of our political society. It contains a solemn resolve which nothing but a revolution can alter. वाह। नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़े विषय पे आते हैं। ओके, अब ये होता है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ी? प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ये सबसे पहले ये मामला उठा था बेरूबेरी केस में 1960 में। बेरूबेरी केस में क्या हुआ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले प्रियम्बल में 1960 में मामला उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेरूबेरी केस में कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, सबसे पहले इसमें बता दिया। फिर उसके बाद एक मामला आया केशवानंद भारती का केस 1973 में, उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा। केशवानंद भारती बहुत बड़ा केस है, बहुत ही लीडिंग केस है। ये 1973 में इसका जजमेंट आया था, और इसी केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी। ये केस बेसिकली था आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 में कॉन्फ्लिक्ट का था। आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू कहता है, और आर्टिकल 368 जो कहता है वो अमेंडमेंट पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 368। तो जो आर्टिकल 368 में के थ्रू बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे हुए जो कि सुप्रीम कोर्ट में जिनको चैलेंज किया गया। चैलेंज किस बेसिस पे किया गया? चैलेंज इस बेसिस पे किया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट करके जो अमेंडमेंट हुए थे उन बेसिस पे चैलेंज किया गया। आर्टिकल 13 में लिखा ही हुआ है कि कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है उसको उस हिस्से तक सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो आर्टिकल 368 में के थ्रू जब अमेंड किया गया, बहुत सारे केसेस ऐसे आए। तो केशवानंद भारती का एक केस आया। केशवानंद भारती का केस बेसिकली था कि केरला लैंड रिफॉर्म्स का केस था, जिसको शेड्यूल 9 में, केरला लैंड रिफॉर्म में जो केरला की असेंबली ने एक लॉ बनाया जिसको कि शेड्यूल 9 में रख दिया गया। तो शेड्यूल 9 में एक बना दिया गया था एक रूल, शेड्यूल 9 यही बनाया गया था कि कोई भी एक्ट जो कि शेड्यूल 9 में डाल देती है गवर्नमेंट अगर अमेंडमेंट से, तो शेड्यूल 9 में डालने के बाद उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से केशवानंद भारती जो केरला के एक शंकराचार्य थे, उनके मठ की संपत्ति को केरला गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, और एक्वायर करके उस एक्ट को शेड्यूल 9 में डाल दिया गया। तो उसके अगेंस्ट में ये केशवानंद भारती
आए थे, बेसिकली आए थे 24th, 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगेंस्ट आए थे। तो उसमें जब इसको उस केस में डाल दिया, केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट आए, तो केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। हिस्टोरिक जजमेंट क्या दिया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको अमेंड आप नहीं कर सकते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप बेसिकली समझ लो कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारा एक तरह से हो गया डेमोक्रेसी हो गया, रिपब्लिक हो गया। आप डेमोक्रेसी को नहीं चेंज कर सकते हो, सेक्युलर हो गया, सेक्युलरिज्म को नहीं चेंज कर सकते हो। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली चेंज नहीं कर सकते हो। तो केशवानंद भारती बहुत बड़ा केस है, इसके बारे में कभी मैं फुल वीडियो बनाऊंगा पूरा केशवानंद भारती के ही केस के बारे में। तो इसके बाद इसमें प्रियम्बल को बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट बताया सुप्रीम कोर्ट ने। LIC ऑफ इंडिया केस आया इसके बाद 1995 में, इसमें भी प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया गया। सिर्फ एक केस में, बेरूबेरी केस में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बताया गया। नेक्स्ट आते हैं, एक चीज और है, प्रियम्बल हमने इतना पढ़ा, लेकिन प्रियम्बल नाइदर द सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ एक प्रीफेस है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है। ये पार्लियामेंट को और लेजिस्लेचर को ना कोई पावर देता है ना कोई पावर छीनता है। और जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है, नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है। अब इसमें आप जैसे जो चीज़ हमने अचीव करने का अपना लक्ष्य रखा है, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, इन सब चीज़ों को, तो इन सब चीज़ों के लिए हम अगर इनको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब आपको बड़ा सुन के अजीब लगेगा कि हाँ चैलेंज क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारा इक्वलिटी का अगर हमारा कोई हनन कर रहा है, हमारे लिबर्टी को कोई हर्ट कर रहा है, हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो हम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल के थ्रू नहीं जा सकते हैं कि प्रियम्बल में ऐसा लिखा है इसलिए ये नहीं हो रहा है, तो प्रियम्बल को जस्टिसेबल बनाने नहीं जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर इनका वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में जरूर जा सकते हैं, इनको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे जाएंगे? आर्टिकल 32 में जाएंगे, या फिर जो रिट पावर है, इसके बाद मैं रिट पे एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें पूरा पावर लिखा हुआ है रिट का। आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होता है तो कोर्ट्स क्या करते हैं, तो उसमें रिट जारी करते हैं, तो रिट कितने तरह के होते हैं, रिट क्या होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो यही होगा। और जब वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन में एडिट करके उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। तो वो आप जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे जा सकते हैं, आप प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के आधार पे नहीं जा सकते हैं। अब आते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। अब हमने जो सबसे पहले सवाल किया था, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, इस सवाल का जवाब तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी बार बोल दिया कि ये वर्ड इस अमेंडमेंट से प्रियम्बल में ऐड किया गया है। तो प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो ये तो है यस, ये साफ साफ है यस, ठीक है। प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। अब अमेंड कैसे किया जा सकता है? तो प्रियम्बल के अमेंडमेंट के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ही प्रोसेस है, सिंस इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको अमेंड करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही यूज किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो केशवानंद भारती केस में जब कह दिया गया कि अमेंडमेंट मतलब प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका भी अमेंडमेंट करने का पावर पार्लियामेंट को कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 368। लेकिन इसमें भी वही है कि फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर नहीं करना है। तो प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42nd अमेंडमेंट को। इसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा,
उसमें क्या क्या जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया था। अभी फिलहाल में एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, जिसमें कि प्रियम्बल को फिर से अमेंड करने की बात हो रही है। बहुत सारी चीज़ों जैसे सोशलिस्ट वर्ड इसमें से हटा के कुछ और ऐड करना है, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बारे में भी तुरंत मैं कुछ ही दिनों में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें क्या क्या हो रहा है। तो इस तरह से हमने क्या क्या जोड़ा है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी जोड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो का एंड, ये लास्ट पार्ट था हमारे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वीडियो में हमने इतना 3 वीडियो बनाया। तो 3 वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि मेरा फंडा फ्रेंड्स ये है कि आप थोड़ा पढ़ो लेकिन पूरी तरह से दिमाग में घुस जाना चाहिए। आप पूरे 1 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर आप मत लो। आप एक वीडियो आपने देखा, फिर उसके बाद अगला वीडियो देखा, फिर उसके बाद अगला वीडियो देखा, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया हो तीनों वीडियो देख के, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।